हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं और आज के सेशन में मैं आपको एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट और डीएसएसबी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले। आज की क्लास में क्वेश्चनों का लेवल काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, बस आप लगातार हमारी क्लासेज को देखते चले। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसे कहा जाता है। ये आरडीए की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई, इसे आप ध्यान से देखते ही चलेगा। आपको ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, शरीर की वांछनीय वृद्धि के लिए न्यूनतम मात्रा, किसी पोषक तत्व की औसत आवश्यकता, पोषक तत्व की वह मात्रा जो लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती है, या वह मात्रा जो केवल रोगियों के लिए है। आपको यहाँ पर आरडी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वह तत्व की यानी कि पोषक तत्व की वह मात्रा जो लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती है, इसे आरडी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आरडीए वह मात्रा है जो 97 से 98% स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस पोषक तत्व की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन यहाँ पर देगा विटामिन सी, आयरन, विटामिन ए या कैल्शियम। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगाते हैं चलेगा। आपको पूछा गया कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगर हम यहाँ पर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो रेटिनोल इसका रासायनिक नाम है और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि यह दृष्टि तंत्र में रेटिनल नामक पिगमेंट के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए आंखों संबंधी रोग विटामिन ए की कमी का कारण होता है। इसके मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं, तो दूध, घी, गाजर, टमाटर, मछली का तेल, पालक, हरी सब्जियां आदि इसके मुख्य स्रोत है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एप्लिक वर्क किस राज्य की पारंपरिक कला है। ऑप्शन यहाँ पर देगा उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर एप्लिक वर्क किस राज्य की पारंपरिक कला है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उड़ीसा की पारंपरिक कला है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एप्लिक वर्क कपड़ों पर काटे गए डिजाइनों को सिलकर बनाए जाते हैं और ये ओडिशा की पारंपरिक कढ़ाई कला है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 6 से 12 वर्ष के बच्चों को रोजगार देना, बाल श्रम को बढ़ावा देना, या बच्चों के प्रारंभिक विकास और सीखने को पोषित करना, या किशोरावस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। आपको यहाँ पर ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बच्चों के प्रारंभिक विकास और सीखने को पोषित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर ECC की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर देगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये भी आप ध्यान रखते चले क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ECCE का उद्देश्य बच्चों की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक क्षमताओं का समग्र विकास करना है, इसलिए महत्वपूर्ण व्याख्या आप लगाते चलिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन यहाँ पर यानी कि तात्पर्य किससे है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्य को जटिल बनाना, कार्य को अधिक समय लेने देना, न्यूनतम प्रयास के कार्य को सरल बनाना, या काम को दूसरों से करवाना। आपको यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन का तात्पर्य किससे है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो न्यूनतम प्रयास से कार्य को सरल बनाना, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन का तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वर्क सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है समय, श्रम और ऊर्जा की बचत करते हुए कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट प्रक्रिया इनकी प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या प्रोलैक्टिन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर हार्मोन्स पूछा गया है, फाइट और फ्लाइट वाला। आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा एड्रेनालिन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब शरीर किसी खतरे में होता है तो एड्रेनालिन स्रावित होकर शरीर को लड़ो या भागो की स्थिति के लिए तैयार करता है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7, टेक्सटाइल फाइबर यानी कि लिनन प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा सिल्क कीट, कपास के पौधे, फ्लेक्स पौधे या ऊन। आपको यहाँ पर टेक्सटाइल फाइबर लिनन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्लेक्स के पौधे से लिनन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लिनन एक प्राकृतिक रेशा है जो फ्लेक्स पौधे की छाल से प्राप्त होता है। यह टिकाऊ व शीतल होता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 8वां यहाँ पर देख लेते हैं, यूजीसी नेट में रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे निष्पक्षता, दोहराव में स्थिति, स्थिरता या सटीकता या सत्यता। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलना है और आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोहराव में स्थिरता। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रिलायबिलिटी का अर्थ है किसी माप को का दोहराए जाने पर समान परिणाम देना। यह शोध की विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। तो आपको बताना है कि BMR को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे शारीरिक गतिविधि, आयु, शारीरिक वजन, इनका शरीर का वजन या थायराइड हार्मोन का स्तर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखा तो BMR को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है थायराइड हार्मोन का स्तर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो डी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थायरोक्सिन BMR को नियंत्रित करता है। ये अधिक हो तो BMR तेज हो जाता है और कमी से BMR धीमा होता जाता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, क्वार्सियोरकर रोग प्रमुख यानी कि मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। आपको यहाँ पर क्वार्सियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, क्वार्सियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का यौगिक है। इसकी यहाँ पर रचना 20 अमीनो अम्ल के सहयोग से होती है और ये अमीनो अम्ल शरीर को उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं। प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का काम भी करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा में भी सहायक होता है। और इसके स्रोत भी पूछे जाते हैं तो दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडे की जर्दी, फल आदि इसके मुख्य स्रोत है। और क्वार्सियोरकर एवं मेरास्मस नामक रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्वार्सियोरकर एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग है जिसमें प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, जिससे सूजन, बालों का झड़ना और यकृत वृद्धि होती है। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो महत्वपूर्ण व्याख्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, कपड़ों में मोथ प्रूफिंग के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कपड़ों में मोथ प्रूफिंग के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग होता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, नेफ्थलीन। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेफ्थलीन की गोलियां कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाती है, विशेष रूप से ऊनी वस्त्रों में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 11 से 7 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देगा संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। और ये चारों ही अवस्था यहाँ से पूछी जाती है
यहाँ पर पियाजे की 4 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था सेंसरी मोटर है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। और इन चारों ही अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट आप लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अवस्था में बच्चा तर्क करने, वस्तुओं का वर्गीकरण करने और संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारा आंसर यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर 7 से 11 वर्ष तक की होती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, गृह विज्ञान में यहाँ पर एर्गोनॉमिक्स शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, रसोई में के उपकरणों की सफाई, कार्य स्थान और कार्यकर्ता के बीच सामंजस्य, या फर्नीचर की सजावट, फिजिकल एक्सरसाइज की विधि। आपको यहाँ पर जल्दी से आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो एर्गोनॉमिक्स शब्द का तात्पर्य है यहाँ पर कार्य स्थान और कार्यकर्ता के बीच सामंजस्य से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एर्गोनॉमिक्स कार्य को कम थकावटपूर्ण और अधिक कुशल बनाने के लिए उपकरणों और वातावरण को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने का विज्ञान है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, रिसर्च में हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आंकड़े एकत्रित करना, अध्ययन का प्रारूप बनाना, शोध निष्कर्षों की पुष्टि करना, या परीक्षण योग्य संभावित उत्तर देना। तो जल्दी से अपना आंसर आपको यहाँ पर देना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। और आप फ्रेंड्स आप देख ही रहे कि आज की क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए और न्यू क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए, आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है रिसर्च में हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, परीक्षण योग्य संभावित उत्तर देना। तो ये इसका यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हाइपोथेसिस एक अनुमानित कथन होता है जिसे प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, वस्त्रों की देखरेख में लेबलिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ब्रांड प्रचार के लिए, उपभोक्ता को धोने, सुखाने और इस्त्री करने की जानकारी देने के लिए, कपड़े की कीमत बढ़ाने के लिए, कपड़ों की लंबाई बताने के लिए। आपको यहाँ पर वस्त्रों की देखरेख में लेबलिंग का क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, उपभोक्ता को धोने, सुखाने और इस्त्री करने की जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गारमेंट लेबल्स में केयर सिंबल्स होते हैं जो उपभोक्ता को कपड़े को सही तरीके से धोने, सुखाने व प्रेस करने की जानकारी देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पोषक तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑप्शन यहाँ पर दे कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी या जिंक। ये भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिए। आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आयरन। यहाँ पर हम आयरन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स अगर आज की क्लास में हमारी आपको वीडियो स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी यहाँ पर क्लास को देख सकते हैं, लेकिन क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। काफ़ी फायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। क्लास आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए वो आपके यहाँ पर छूटने वाले अगर आपने क्लास को स्किप कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लेते हैं, हिडन हंगर शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दे गए, भूख का अनुभव कर यानी कि भावनात्मक कारण, कैलोरी की कुल कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या भोजन की लालसा। आपको यहाँ पर हिडन हंगर का शब्द का तात्पर्य आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हिडन हंगर का मतलब है कि व्यक्ति को पर्याप्त कैलोरी मिल रही हो लेकिन आयरन, विटामिन ए, आयोडीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो, इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, मेरास्मस और क्वार्सियोरकर दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, दोनों में विटामिन की कमी होती है। मेरास्मस में शरीर सूख जाता है जबकि क्वार्सियोरकर में सूजन होती है। क्वार्सियोरकर केवल बच्चों को होता है या मेरास्मस सिर्फ वयस्कों को होता है। तो आपको इनमें दोनों में अंतर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही
होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मेरास्मस में शरीर सूख जाता है जबकि क्वार्सियोरकर में सूजन होती है, और ये दोनों ही प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेरास्मस में शरीर अत्यधिक दुबला होता है यहाँ पर, जबकि क्वार्सियोरकर में प्रोटीन की कमी से सूजन होती है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्सटाइल फाइबर की यहाँ पर टेंसिल स्ट्रेंथ को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर दी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। टेंसाइल स्ट्रेंथ जानने के लिए स्टोन या यूनिवर्सल टेस्टिंग यहाँ पर टेस्टिंग मशीन द्वारा फाइबर को खींचकर उसकी टूटने की क्षमता मापी जाती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से लगाते हुए चलिएगा और इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ते हुए भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता या आत्मबोध की आवश्यकता। आपको यहाँ पर मैस्लो के द्वारा पूछा गया है कि आवश्यकता सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आत्मबोध की आवश्यकता। ये सबसे यहाँ पर उच्च स्तर की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मैस्लो के अनुसार अन्य यहाँ पर जब अन्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब व्यक्ति आत्मबोध की ओर बढ़ता है, जिसमें पूर्ण यहाँ पर क्षमता का विकास शामिल होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में एगोसेंट्रिज्म पियाजे के अनुसार किस अवस्था में प्रमुख रूप से दिखाई देती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और पियाजे के द्वारा ही चारों ही अवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिएगा। तो अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म की बात करें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता और सोचता है कि सभी वही देखते हैं जो वह देख रहा है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। तो इस यहाँ पर व्याख्या को ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, होम साइंस में बजटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देगा, ऋण लेने की योजना, आय से अधिक खर्च करने की विधि, सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या केवल मनोरंजन के लिए योजना बनाना। आपको यहाँ पर होम साइंस में बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ये यहाँ पर होम साइंस में बजटिंग का मुख्य उद्देश्य है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बजटिंग परिवार की आय, व्यय और बचत को संतुलित यहाँ पर रूप से नियोजित करने की प्रक्रिया है ताकि संसाधनों का सर्वोत्तम यहाँ पर उपयोग हो सके। और बजट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बजट, यहाँ पर घाटे का बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट, 3 प्रकार के बजट होते हैं, जिसमें सर्वोत्तम बजट यानी कि सबसे अच्छा बजट बचत के बजट को माना जाता है। ये भी आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा अनुसंधान उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा अनुसंधान उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑब्जर्वेशन एंड इन डेप्थ इंटरव्यू। तो ऑप्शन बी के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्वालिटेटिव रिसर्च में भावनाओं, व्यवहारों, अनुभवों को समझने के लिए गहरी बातचीत यानी कि डेप्थ इन इंटरव्यू और अवलोकन तकनीक अधिक उपयोगी होती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विटामिन की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन डी। आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते ही चलना है और आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर परनीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन B12 की कमी के कारण यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर विटामिन B12 का यहाँ पर रासायनिक नाम की बात करें तो कोबालमिन या साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है और इसके यहाँ पर मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं तो मांस, कलेजी, दूध आदि इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है और ये आंखों संबंधी रोग इसी की कमी के कारण होता है। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, यह भी आप ध्यान रखते चलेगा। अगर हम यहाँ पर विटामिन B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और यहाँ पर शारीरिक वृद्धि इसकी कमी के कारण इनके शारीरिक वृद्धि में रुकावट इसकी कमी के कारण हो जाती है। हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन डी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और रिकेट्स नामक रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो इन सभी को ये आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, इन्हें भी आप ध्यान से देखते चलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पर्नीशियस एनीमिया में शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है जिससे लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती है और तंत्रिका क्षति होती है। ये भी इनकी तंत्रिका क्षति हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, दूध का स्वाद बदलना, दूध को गाढ़ा करना, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना या दूध को मीठा बनाना। आपको यहाँ पर पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ये पाश्चुरीकरण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह एक तापीय प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म करके उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फाइबर से भरपूर आहार का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, उच्च रक्तचाप, कब्ज से राहत, वजन वृद्धि या ऊर्जा में वृद्धि। आपको यहाँ पर फाइबर से भरपूर आहार का मुख्य लाभ क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, कब्ज से राहत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फाइबर मल त्याग को सुगम बनाता है और पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, कब्ज से राहत। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लॉक प्रिंटिंग भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु। आपको यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग आपसे यहाँ से पूछा गया कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सांगानेर और बागरू की छपाई राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकें है, ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, गृह प्रबंधन के होम मैनेजमेंट का पहला चरण कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, योजना बनाना, कार्य करना, मूल्यांकन या निर्णय लेना। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते चलना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको गृह प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, योजना बनाना, इनकी प्लानिंग करना, ये गृह प्रबंधन का पहला चरण है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। योजना बनाना संसाधनों के सही उपयोग की शुरुआत है और यह पूरे प्रबंधन का आधार है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अर्ली चाइल्डहुड किस आयु वर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या यहाँ पर 12 से 18 वर्ष। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड किस आयु वर्ग को कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 2 से 6 वर्ष की आयु को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह अवस्था भाषा विकास, सामाजिकता और बुनियादी सीखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 2 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ट्विल वीव की पहचान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सभी धागे समानांतर चलते हैं, क्रॉस डिजाइन बनते हैं, तिरछी रेखाएं बनती है या जाली नुमा डिजाइन बनते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि ट्विल वीव की पहचान क्या है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर ट्विल वीव की बात करें तो तिरछी रेखाएं बनती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही
होगा। यानी कि इस तरह से लाइनें यहाँ पर तिरछी रेखाओं के साथ में बनती है। ये यहाँ पर क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 12 व्यू में धागे ऐसे बुने जाते हैं जिससे कपड़े पर यहाँ पर तिरछे पैटर्न दिखाई देते हैं। ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देगा माँ की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, भ्रूण के हड्डी विकास के लिए, रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए या चयापचय दर कम करने के लिए। आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाना है। आपको बताना है कि गर्भावस्था में आयरन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। रक्त की मात्रा बढ़ने के लिए कारण ये यहाँ पर आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भावस्था में माँ के शरीर में रक्त की मात्रा 30 से 50% तक बढ़ जाती है, जिससे आयरन की मांग बढ़ जाती है ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32, फूड अडल्ट्रेशन के निर्णय हेतु कौन सा अधिनियम भारत में लागू है? ऑप्शन यहाँ पर देखें आयकर अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम या औद्योगिक नीति अधिनियम। ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए। आपको बताना है कि फूड अडल्ट्रेशन के नियंत्रण हेतु कौन सा अधिनियम भारत में लागू है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम ये लागू है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह अधिनियम देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागू है और FSSAI द्वारा यहाँ पर इसका संचालन करता है। तो ये भी आप इंपोर्टेंट लगाते चले। और ये अधिनियम 2006 का है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, टेक्सटाइल फिनिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वस्त्रों को भारी बनाना, वस्त्रों की रचना बदलना, वस्त्रों की उपयोगिता और स्वरूप में सुधार करना या धागों की लंबाई बढ़ाना। आपको यहाँ पर टेक्सटाइल फिनिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। वस्त्रों की उपयोगिता और स्वरूप में सुधार करना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फिनिशिंग के द्वारा वस्त्र को सिकोड़ने से रोकना, चमक देना, जलरोधी बनाना आदि किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, मनोवैज्ञानिक विकास में एरिक्सन का कौन सा चरण किशोर से जुड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर देगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलेगा। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किशोर अवस्था में अधिक अपनी पहचान यहाँ पर आइडेंटिटी खोजता है। इस दौरान भ्रम और असामंजस्य भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आयरन, जिंक, कैल्शियम या पोटेशियम। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगाते चलिए। आपको यहाँ पर विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कैल्शियम के यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। तो यहाँ पर कैल्शियम के यहाँ पर अवशोषण के लिए आवश्यक है। अगर हम यहाँ पर विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी आप ध्यान से देखते ही चलिएगा। और इसकी कमी के कारण रोग भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर महत्वपूर्ण लगाते हैं चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी की मदद से कैल्शियम की आंतरिक अवशोषण क्षमता बढ़ती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इनके दांतों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन डी माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। इसकी कमी के कारण दांत जल्दी ही तो निकल जाते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, संपदा सिद्धांत यानी कि सोर्स थ्योरी किस ग्रह विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपको यहाँ पर दिए गए हैं मैस्लो, निकेलेवोंडोर्सी, फ्रॉयड या पियाजे। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि संपदा सिद्धांत किस ग्रह विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। निकिल एंड डोर्सी के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इन दोनों विद्वानों ने संसाधनों के प्रकार और उपयोग के सिद्धांत को गृह विज्ञान में विस्तारित किया है, यानी कि निकिल एवं डोर्से का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये भी आप ध्यान रखते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिजर्वेशन बाय डिहाइड्रेशन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पर देगा विटामिन सी बढ़ जाता है, पानी की मात्रा घटती है, कैलोरी कम हो जाती है या स्वाद बढ़ जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर प्रिजर्वेशन बाय डिहाइड्रेशन का क्या प्रभाव होता है तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले पानी की मात्रा घटती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सुखाने यानी कि डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों से जल हटाया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियोज में आपको यहाँ पर वीडियो स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन आप हमारी क्लास को अंत तक देखते चलिए। इसकी भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे और भी यहाँ पर होने वाले हैं, तो आप लगातार हमारी क्लासेज को देखें और इसका फ़ायदा उठाते चलिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में कर सको। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बैलेंस्ड डाइट का सही वर्णन क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देख केवल प्रोटीन से युक्त आहार, अधिक कैलोरी वाला आहार, सभी पोषक तत्वों का संतुलित अनुपात या बिना वसा का आहार। आपको यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट का सही वर्णन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सभी पोषक तत्वों का संतुलित अनुपात, यही बैलेंस्ड डाइट का सही वर्णन है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार वह है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में होते हैं, यानी कि सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, वही संतुलित आहार कहा जाता है। आहार को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित आहार और असंतुलित आहार। असंतुलित आहार क्या होता है? जिसमें यहाँ पर सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते, वह असंतुलित आहार कहा जाता है। और संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखते हैं चलिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। रिकेट्स रोग का कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन डी की कमी या आयरन की कमी। आपको यहाँ पर रिकेट्स रोग का कारण क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ पर इसके मुख्य स्रोत भी पूछे जाते हैं, तो अंडा, कलेजी, दूध इसके मुख्य स्रोत है। और ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आंखों संबंधी रोग इसकी कमी से कारण हो जाता है, यानी कि रतौंधी नामक रोग भी इसकी कमी के कारण हो जाता है। वहीं यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां नरम और मुड़ी हुई हो जाती है, जिससे रिकेट्स रोग होता है। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किसके द्वारा समझाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर देगा स्किनर, फ्रॉयड, पियाजे, कोहलबर्ग। और यहाँ पर आप देख ही रहे कि हर एग्जाम में यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप यहाँ पर पियाजे को इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः किसके द्वारा समझाया गया है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो जीन पियाजे के द्वारा ही समझाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए गए हैं, जो बच्चे की सोच और समझ को दर्शाते हैं। और अगर आपने पिछले क्वेश्चनों को ध्यान से देखा हो तो इनकी अवस्थाएं भी वहाँ पर मैंने आपको बताई है कि इनके द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई संज्ञानात्मक विकास की, वे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, गृह प्रबंधन चक्र में मूल्यांकन किस चरण के बाद आता है? ऑप्शन यहाँ पर देगा योजना, संगठन, क्रियान्वयन या विकल्प चयन। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह प्रबंधन चक्र में मूल्यांकन किस चरण के बाद आता है। ये जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये क्रियान्वयन के बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित किया जाता है और अंत में उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। ये भी आप ध्यान रख से पढ़ते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, बैलेंस डाइट का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसे फिर भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा है इसे क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, एक प्रकार का भोजन रोज खाना, वसा रहित भोजन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल उच्च कैलोरी वाला। और ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बैलेंस डाइट का अर्थ होता है सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्व हो, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। ये भी आप ध्यान रखते हैं चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वारसियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या आयरन। आपको बताना है कि क्वारसियोरकर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो ए ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बनता है और ये अमीनो अम्ल शरीर में उचित एवं आवश्यक पोषण देते हैं और यह एक अत्यंत जटिल पदार्थ भी है। और प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि में भी सहायक होता है। ये हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसीय संवेदन का भी काम करता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में भी काम करता है, यानी कि सुरक्षा में सहायक होता है। और उसकी कमी के कारण यहाँ पर मेरास्मस और क्वारसियोरकर नामक रोग हो जाता है। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखते ही चलेगा। कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पर 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये भी आप ध्यान रखते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्वारसियोरकर रोग प्रोटीन की गंभीर कमी से होता है। इसके लक्षण पेट में सूजन, त्वचा में परिवर्तन और मांसपेशियों की हानि शामिल है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पोषण सुधार के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार के लिए या विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए। आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार के लिए टोटल सैनिटेशन कैंपेन भारत सरकार के द्वारा उद्देश्यपूर्वक इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन का पूर्ववर्ती कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता की आदतें विकसित करना था। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा कि किस उद्देश्य से ही चलाया गया है। तो शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता की आदतें विकसित करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सैचुरेटेड फैट का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, तिल का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल या जैतून का तेल। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर सैचुरेटेड फैट का प्रमुख स्रोत की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नारियल का तेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नारियल तेल में संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, जो हृदय रोग का कारण बन सकती है यदि अत्यधिक मात्रा में ली जाए। ये भी आप ध्यान रखते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, कपड़े की स्थायित्वता किस बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पर देगा, उसकी कीमत, रंग, बुनाई की तकनीक और फाइबर की गुणवत्ता या उपयोगकर्ता की पसंद। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट लगाते चलना है और आपको बताने की कपड़े की स्थायित्वता किस बात पर निर्भर करती है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुनाई की तकनीक और फाइबर की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जितना बेहतर फाइबर और बुनाई होगी, वस्त्र उतना ही अधिक मजबूत और टिकाऊ होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दे गए। यह प्रोटीन बनाता है, यह ऊर्जा का निर्माण करता है, ये कोशिका को आकार देता है, ये कोशिका विभाजन करता है। आपसे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, यह ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है जो जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इस व्याख्या को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देगा, दवाइयों की बिक्री बढ़ाना, रोगों को फैलाना, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, या डॉक्टर बनने की प्रेरणा देना। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, ये स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सही ज्ञान देकर बेहतर जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया का संबंध किसकी कमी से होता है? ऑप्शन यहाँ पर देगा, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, या विटामिन डी। आपको यहाँ पर एनीमिया का संबंध किसकी कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर एनीमिया की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा, आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें एनीमिया नामक रोग, तो विटामिन B12 की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर स्रोत भी पूछा जाता है, तो मांस, कलेजी, दूध आदि इसके मुख्य स्रोत है। और यहाँ पर विटामिन B12 का यहाँ पर रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, कोबालमिन इसका नाम यहाँ पर, यानी कि साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। ये भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलेगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर घटता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है, इसे एनीमिया कहते हैं। ये भी आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, जीन्स का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, पाचन करना, आनुवंशिक लक्षणों का संचरण, ऊर्जा बनाना, या रक्त को शुद्ध करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लगाते ही चलेगा। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जीन्स का यहाँ पर जो मुख्य कार्य होता है वो आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना होता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जीन्स यहाँ पर डीएनए के खंड होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को संप्रेषित करते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जल संरक्षण, हरित गृह गैसें, ओजोन गैसें, या समुद्री लहरें। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा, अन्य एग्जामों में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण हरित गैसें है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए हरित गृह गैसें हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य दायित्व क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, धन कमाना, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना, राजनीति करना, या यहाँ पर व्यवसाय खोलना। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।